नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ डेंजरस गुड्स से। आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डेंजरस गुड्स की और इसके बारे में डीपली जानेंगे। डेंजरस गुड्स एप्लीकेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। द डेफिनेशन ऑफ डेंजरस गुड गुड्स कैन बी फाउंड इन द सेक्शन 1.0 ऑफ आईटा डीजीआर। आईटा डीजीआर के सेक्शन 1.0 में हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। Dangerous goods are substances and articles which are capable of posing a significant hazard to health, safety, property, or the environment, and which shown in the list of dangerous goods regulation in section 4.2. ठीक है। डेंजरस गुड्स वे सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स हैं विच आर कैपेबल, जो कि किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसको? हमारी हेल्थ को। हेल्थ, सेफ्टी, प्रॉपर्टी। हेल्थ को, सेफ्टी को, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारी टर्मिनल बिल्डिंग्स, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड द इन्वायरमेंट, और किसी प्रकार से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए या हज़ार्ड पहुंचा सकता है, वो सारी डेंजरस गुड्स हैं। वे सभी सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स क्या हैं? डेंजरस गुड्स, विच आर शोन इन द लिस्ट ऑफ डेंजरस गुड्स इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्शन 4.2। और ये जो आईटा डीजीआर के रेगुलेशंस हैं उसमें सेक्शन 4.2 में दिए गए हैं। विच कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, और इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली, जो कि आईटा डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस में दिया हुआ है। अब देखिए, क्लासिफाइड मीन्स हम उनको अलग अलग तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सी डेंजरस गुड्स का कौन सी क्लास है, किस तरह से वो हमें डेंजर पहुंचा सकती है, किसका क्या लेवल है डेंजर्स पहुंचाने का, और किस तरह से हमें डेंजर पहुंचा सकती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं हम। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द इंटायर रेगुलेशंस एंड हाउ वी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन गिवन देयरिन। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं इसमें सिर्फ मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हेल्थ, सेफ्टी, प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट को जो भी आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस नुकसान पहुंचा, वे सारी डेंजरस गुड्स हैं। नॉट ऑल डेंजरस गुड्स आर इक्वली डेंजरस एंड दिस कैन बी फाउंड इन द रेगुलेशन। ठीक है, सभी जो डेंजरस गुड्स होती हैं सभी इक्वली डेंजर नहीं होती हैं। सभी का जो हजार्ड लेवल होता है सभी का अलग अलग होता है। देयर आर डेंजरस गुड्स विच कैन बी कैरिड पैसेंजर्स एज वेल एज कार्गो एयरक्राफ्ट। ठीक है, कुछ डेंजरस गुड्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी कैरी कर सकते हैं और कार्गो एयरक्राफ्ट में भी कैरी कर सकते हैं। कैन बी कैरिड ओनली कार्गो एयरक्राफ्ट, एंड कुछ डेंजरस गुड्स ऐसी होती हैं कि केवल उन्हें कार्गो एयरक्राफ्ट में ही कैरी कर सकते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कैरी नहीं कर सकते। और कुछ डेंजरस गुड्स ऐसी होती हैं आर फॉरबिडन फॉर एयर ट्रांसपोर्ट, और कुछ डेंजरस गुड्स को ना तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कैरी कर सकते हैं ना ही कार्गो एयरक्राफ्ट में कैरी कर सकते हैं। पूरी तरह से उनकी मनाही होती है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। 1.1.2 व्हेन डू डेंजरस गुड्स बिकम डेंजर। ठीक है, अब डेंजरस गुड्स तो हैं भाई, है। मान लीजिए हमारे सामने बारूद रखा है या रस्सी बम रखा हुआ है। अब भाई वैसे तो डेंजर नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसमें आप आग लगाएंगे या आँच हीट के पास ले जाएंगे तब वो डेंजर है ना। तो डेंजरस गुड्स कब डेंजर होती हैं वो हम देखते हैं। इन द प्रिंसिपल डेंजरस गुड्स बिकम डेंजरस द मोमेंट दे आर स्प्लिट और गेट इन contact with another substance and start reacting। ठीक है, डेंजरस गुड्स कब डेंजरस हो सकती हैं? या तो स्प्लिट हो जाए, बिखर जाए, गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, ये किसी और दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाए। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, मान लीजिए रस्सी बम है ना, दिवाली पे फोड़ते ना सभी। ठीक है, अब वैसे हमारे सामने ऐसे ही रखा है तो वो डेंजर नहीं है, लेकिन कब डेंजर हो सकता है? फायर है, फायर वैसे भी डेंजर है। फायर हम अगर आग के पास हम हाथ ले जाएंगे तो भाई बर्न होगा, जलेगा। अब उसी तरह से दो अलग अलग सब्सटेंस है डेंजरस, मान ली रस्सी बम है, बारूद है और आग है, दोनों को पास में ले जाएंगे तो और ज़्यादा डेंजर क्रिएट होगा, है ना। तो डेंजर गुड्स कब डेंजर हो सकते हैं? व्हेन द मोमेंट दे आर स्प्लिट और गेट कंटेक्ट विद अनदर सब्सटेंस और एंड स्टार्ट रिएक्टिंग। ठीक है या तो स्प्लिट हो जाए, बिखर जाए। मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव का बॉक्स है, गिर गया, स्प्लिट हो गया, तो वो डेंजर हो गया ना हमारे लिए, तो है ना।
तो डेंजरस गुड्स कब हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ डेंजरस गुड्स बिकम डेंजरस द मोमेंट दे आर स्प्लिट और गेट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सब्सटेंस एंड रिएक्टिव. सम एग्जाम्पल ऑफ द डेंजरस गुड्स केमिकल दैट कॉज केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं भाई, एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलकर केमिकल रिएक्शन पैदा करता है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. एसिड लाइक इलेक्ट्रोलाइट एंड बेसिक लाइक कास्टिक सोडा इफेक्ट द लाइट मेटल फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट आर मेड. ठीक है, जो एसिड होता है एंड कास्टिक सोडा एसिड, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रोलाइट एंड बेसिस लाइक कास्टिक सोडा, जब इन दोनों को मिलते हैं तो ये इफेक्ट करता है किसके साथ? लाइट मेटल के साथ. लाइट मेटल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. और एयरक्राफ्ट कैसे बना होता है? लाइट मेटल से ही बना होता है. फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल गैस का क्या एग्जांपल है? लाइक एरोसोल्स और कार्ट्रेज विद कैंपिंग गैस build up extreme explosive mixtures in combination with air. ठीक है, तो ये फ्लेमेबल गैस का एग्जांपल है. एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ग्रीस कॉसिंग अ स्पॉन्शियस फायर. ऑक्सीजन ग्रीस के साथ मिलकर फायर पैदा कर सकती है ना. तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं कि भाई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर डेंजर हो सकता है. जनरल फिलॉसफी ऑफ डेंजरस गुड्स मैनेजमेंट. ठीक है, जनरल फिलॉसफीज क्या होती हैं अभी हम ये देखते हैं. एक्सपीरियंस हैज शोन द डेंजरस गुड्स कैन बी सेफ्टी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर प्रोवाइडेड सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड. ठीक है, डेंजरस गुड्स को हम एयर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. These principles are codified in the regulations which help monitors the follows of the dangerous goods. The regulations incorporates various requirements and provided a harmonized system for everyone in the supply chain to clearly understand their responsibility such that the dangerous goods carried safely and efficiently. ठीक है, जो रेगुलेशंस हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम डेंजरस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, इकाऊ द्वारा बनाई हुई रिक्वायरमेंट्स है, जिन्हें हर चीज़ को फुलफिल होना चाहिए. ठीक है, जैसे जो एग्जांपल्स हैं नीचे. दिस इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व्स इनमें? आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि भाई कौन सी डेंजरस गुड्स किस लेवल की है, कौन सी क्लास ऑफ हजार्ड है, उसका प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशंस मार्क्स उस पर होना चाहिए. क्लासिफिकेशंस, उसका क्लास कौन सा है वो क्लासीफाई होना चाहिए. पैकिंग, प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए. मार्किंग, प्रॉपरली उस पर मार्किंग होनी चाहिए. लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए. लेबल्स जो होते हैं ना डेंजरस गुड्स के, लेबल्स उस पर प्रॉपर होने चाहिए. एंड डॉक्यूमेंटेशन बाय शिपर, और जो शिपर है हमारा, जिसने कार्गो बुक करने के लिए आया है, डेंजरस गुड्स लेके आया है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके प्रेजेंट करे, तभी हम डेंजरस गुड्स को एक्सेप्ट करेंगे कार्गो में ट्रांसपोर्ट करने के लिए. पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंट्स बाय शिपर. ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हो गई हमारी, क्या क्या फुलफिल चीज़ें होनी चाहिए सारी, तब हम डेंजरस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अब देखिए, जो नेशनल रेगुलेशंस हैं, हर कंट्री के अलग अलग नेशनल रेगुलेशंस होती हैं, इंडिया की भी है. ठीक है, बेसिकली सभी जो होते हैं, सभी कंट्रीज किसको फॉलो करते हैं? इकाऊ को. इकाऊ क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद फिर हमारी नेशनल रेगुलेशंस भी होती हैं. पहले इकाऊ की जो रेगुलेशंस डीजीआर में प्रोवाइड की गई हैं, उसके ऊपर फिर कंट्री की रेगुलेशंस होती हैं. इकाऊ की तो फॉलो करनी है, और उसके ऊपर हमें नेशनल रेगुलेशंस भी फॉलो करनी है.
तो मैं जो अपन इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, मेन मेन, ठीक है। National regulation. ICAO requires that each country applies these technical instructions in their country and if need be lay down additional regulation. ठीक है, ICAO हमेशा ये चाहता है, ICAO के जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हर कंट्री फॉलो करे, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ती है उस कंट्री में तो उसके ऊपर जो ICAO के जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर अपनी कंट्री की रेगुलेशन को भी और लगा सकते हैं, मतलब कंट्रीज़ भी उसके ऊपर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गॉट द ICAO टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस ratified by the parliament has enacted a supporting rule called the Aircraft Carriage of Dangerous Goods Rule 2003। अब देखिए, गवर्नमेंट, इंडियन जो गवर्नमेंट है, ICAO टेक्निकल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, ICAO टेक्निकल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो रूल बना हुआ है, किस रूल के तहत इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में DGR एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वो रूल क्या है? एयरक्राफ्ट कैरेज डेंजरस गुड रूल 2003, एयरक्राफ्ट रूल 2003, अंडर पावर्ड ग्रांटेड टू इट बाय अ एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ठीक है, जो एक्ट है 1934 उसके अंदर एक रूल बना हुआ है, एयरक्राफ्ट रूल 2003। एयरक्राफ्ट रूल 2003, उसके तहत डेंजरस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रूल आप समझ सकते हो कि एयरक्राफ्ट रूल 2003, इसको आप याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट रूल 2003। दिस रूल हैज़ thus made the ICAO ITI टेक्निकल इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल टू इंडिया। ठीक है, जो ICAO के जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शन है वो इंडिया में किस प्रकार एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो सारे रूल्स इसमें 2003 में, रूल 2003 में दिए गए हैं। इसके तहत ही टेक्निकल इंस्ट्रक्शन इंडिया में फॉलो होंगे। सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन, some of the requirement of this regulation are summarized below। ठीक है, जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं नीचे एग्जांपल दिए गए हैं। नो ऑपरेटर शैल कैरी, और नो ऑपरेटर शैल कैरी, नो ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स एयरलाइंस, नो ऑपरेटर शैल कैरी एंड नो पर्सन शैल कॉज अ परमिट टू बी कैरिड इन एनी एयरक्राफ्ट टू और फ्रॉम विद इन ओवर इंडिया और deliver or cause to be delivered and or loading on such aircraft any dangerous good except in accordance with the subject to the requirement specified in the technical instruction। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी एयरलाइन ना तो इंडिया में DGR को लेके ट्रैवल कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, ना ही इंडिया के ऊपर से, भले इंडिया में एंटर ना हो, इंडिया के ऊपर से भी फ्लाई नहीं कर सकता डेंजरस गुड्स को लेके, एक्सेप्ट दोज इट शुड अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं होती, जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शन की जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसको फॉलो किए बिना कोई भी एयरक्राफ्ट DGR को लेके ना तो इंडिया के अंदर से ना इंडिया के ऊपर से फ्लाई कर सकता है। Provided that dangerous goods classified as explosive shall not be carried if any aircraft to or from with over the India except in accordance with any subject to the term and conditions of the permissions in writing granted by the central government under Rule 8 of the Aircraft Rule 1937। ठीक है, कोई भी एयरक्राफ्ट ना तो इंडिया के अंदर ना तो इंडिया के ऊपर से एक्सप्लोसिव को लेके फ्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल रिटन परमिशन हो तो ही वो फ्लाई कर सकता है एक्सप्लोसिव को लेके। और ये सारी चीज़ किस में आती हैं? एयरक्राफ्ट रूल 1937। Provided further that their dangerous goods classified as radioactive material are to be carried in any aircraft to, from or within India
the operator shall ensure that the consignor or the consignee, as the case may be, has written consent of central government to carry such goods under section 16 and Atomic Energy Act 1962। ठीक है, अगर कोई भी ऑपरेटर या कोई भी एयरलाइन रेडियो मटेरियल को लेके फ्लाई कर रहा है ओवर द इंडिया या अंडर द एरिया, मतलब इंडिया के अंदर से या फिर इंडिया के ऊपर से भी, तो उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, जो कंसाइनी है, कंसाइनर जो हमें कंसाइनर जो आइटम बुक करता है, भेजता है, कंसाइनी वो है जो आइटम रिसीव करता है। ठीक है, तो बेसिक यही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न परमिशन होनी चाहिए उसके पास। और अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ी समझने वाली चीज़ है कि अगर रेडियो एक्टिव के लिए गवर्निंग जो बॉडी है इंडिया के अंदर वो है एटॉमिक एनर्जी। रेडियो एक्टिव के लिए क्या है, रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी सच एज गुड अंडर द एक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत 1962 के तहत उसको रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। Provided also that there is extreme energies such as national or international crisis or natural calamities or otherwise necessitating transportations by air of such goods and full compliance with the requirements specified in the technical instructions may adversely affect the public interest, the Director General or any other officer authorized in this behalf of the central government may general or special order in writing grant exemptions from complying with these requirements, provided that he is satisfied that every efforts has been made to achieve an overall level of safety in the transportation of such goods which is equivalent to the level of safety specified in the technical instruction। ठीक है, बेसिक ये है इसमें कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन होनी चाहिए, तभी हम डीजीआर को लेके ट्रैवल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, और जो टेक्निकल इंस्ट्रक्शन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, all applicable Indian legislations and rule are given in Annexure 2। जो सारे legislations and rules हैं वो Annexure 2 में of the chapter under the handling Indian regalism, इसमें जो legislations and rules हैं वो Annexure 2 में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अभी ये इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देखिए कि डायरेक्टर जो इंडिया के अंदर डीजीआर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फ्लाई करने के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट को जो गवर्निंग बॉडी हैं वो कौन कौन सी है। नॉर्मल सभी डीजीआर के लिए क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशंस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, मेल आईडीज़ भी दी गई हैं, DGCA। ठीक है, और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उसके लिए कौन सी गवर्निंग बॉडी है, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। ठीक है, AERB, आप याद रखिएगा DGCA एंड AERB। नॉर्मल सभी डीजीआर्स के लिए DGCA एंड AERB फॉर रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो ये था बेसिक ऑफ डेंजरस गुड्स जो कि हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे और भी डीजीआर के बारे में, डीजीआर की क्या क्या क्लासेस होती हैं, क्या क्या शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या क्या कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अभी मेन जो बेसिक्स हैं डीजीआर की यही हैं कि डेफिनेशन हमने पढ़ी,
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और गवर्निंग बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, क्या रूल है 2003, एयरक्राफ्ट एक्ट रूल 2003, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी ज़्यादा DGR के बारे में पढ़ेंगे, और आप कमेंट्स में अपना जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ अपडेट करें। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियोस के लिए जो भी कमेंट्स में आप हमें लिखना चाहें, जो भी आपके कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशनल्स भी हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।